चैप्टर का नाम क्या है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें एक्सचेंज का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड services. So whenever goods and services are exchanged on credit basis, right, there is a lot of risk involved in the process and the seller is at a big risk. Risk in the sense he is going to receive his amount little later in future. उसने उधारी में गुड्स बेचे हैं, उसको पैसे बाद में मिलेंगे, तो पैसा नहीं मिलेगा अभी इंस्टेंटली, तो क्या होगा, उसके पास से गुड्स तो जा रहे हैं मगर रिटर्न में उसको कैश नहीं मिल रहा ऑन द स्पॉट। और अब दिक्कत क्या होती है कि जब आप क्रेडिट में गुड्स बेचते हैं, आपके यहाँ से स्टॉक कम हो जाता है, पैसे आते नहीं, तो आपको वापस स्टॉक तो लेना ही पड़ेगा ना अपनी शॉप में। आप तब तक के लिए दुकान बंद तो नहीं कर सकते ये कह के कि पिछला वाला कस्टमर पैसे देगा तो फिर मैं गुड्स लाके फिर से दुकान खोलूंगा। तो आपको अपने यहाँ तो स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, हाँ या नहीं? यस सर। तो आप उस स्टॉक को मेंटेन करने के लिए पैसा लाओगे कहाँ से? आप खरीद के लाते, उधार बेचते हो, गुड्स चले जाते, पैसे आते नहीं, फंड का ब्लॉकेज होता है। अच्छा, मार्केट से आपको भी जो क्रेडिट मिलेगी आपकी भी अपनी एक लिमिट है। आपको 100 लोगों से बेचना है, 100 लोगों को गुड्स बेचना है और आपको जहां से खरीदना है, आप तो सिंगल इंसान हो, तो आपकी अपनी एक पर्टिकुलर क्रेडिट लिमिट है, उसके बियॉन्ड आपको लोग उधार देंगे भी नहीं। तो फंड का मैनेजमेंट कहां से करें? तो ये जो एक्सचेंज होता है क्रेडिट बेसिस पे, इसके लिए अगर आपको अपने फंड्स का अरेंजमेंट करना है तो एक सॉल्यूशन है बिल्स के नाम। बिल, व्हाट इज अ बिल? बिल इज अ नोट। नोट मतलब 500 रुपए का, 1000 रुपए का नोट नहीं। नोट मीन्स अ ड्राफ्ट, a promise in writing, a kind of promise in writing in which the buyer of the goods promises to pay certain amount after certain period of time to seller of the goods, and that is known as bill receivable for the seller and bill payable for the buyer. Bills are of two types. बिल्स कितने टाइप के होते हैं? बिल रिसीवेबल होता है एक, एम आई राइट, और एक होता है बिल्स पेएबल। बिल्स पेबल। ये रिसीवेबल जो होता है ये एसेट होता है और ये सेलर के लिए एसेट होता है, ये बायर के लिए लायबिलिटी होता है। इसके थ्रू क्या होता है? इसके थ्रू ऐसा होता है कि जो एक एक्ट बना हुआ है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 says that such bills are negotiable, मतलब endorsable, ट्रांसफरेबल होते हैं ये बिल, endorsable या negotiable होते। मतलब आपके हाथ में अगर ये बिल है तो आप किसी से कुछ चीज नेगोशिएट कर सकते हो।
नेगोशिएट करना मतलब उसको एक्सचेंज में देके बार्टर सिस्टम से आप उससे दूसरी चीज खरीद सकते हो। तो सबके पास अगर बिल्स हैं तो पैसे को रिप्लेस कर देगा बेटा ये। यू नीड नॉट पे कैश, you can endorse or transfer the bill that you have received from your debtor. तो जैसे मैं सेलर हूं, सेलर इज हेमंत, और मान लीजिए बायर है समीर। अब मैंने क्या किया, समीर को गुड्स बेचे, हेमंत सोल्ड गुड्स टू समीर। व्हाट समीर विल डू, समीर विल sign a bill in favor of Hemant. Hemant will make a bill. I will make a bill. मेकर हूं मैं बिल का, मैं बिल डिजाइन करूंगा, मैं उसका कंटेक्स्ट, जो उसका टेक्स्ट है वो लिखूंगा पूरा, जो भी उसका मैटर होता है वो लिख के ये मैं इसको दूंगा। तो ये कौन बनेगा, ये एक्सेप्टर बनेगा, ये बिल को एक्सेप्ट करेगा। जो बिल को एक्सेप्ट करता है उसको इस चैप्टर की भाषा में ड्रॉई बोलते हैं, और जो बिल बनाता है उसको इस चैप्टर की भाषा में क्या बोलते हैं, ड्रॉअर। वेरी गुड। तो हु विल मेक अ बिल, हेमंत विल मेक अ बिल, दैट इज ड्रॉअर विल मेक अ बिल. What he will do, he will give it to Sameer, buyer or the acceptor. What he will do, he will put his signature, and after putting his signature, he will return the bill to the maker again, and for maker it will become bill receivable, and for him it will be a bill payable. What Hemant can do, Hemant can use this bill in several ways. Suppose मुझे और कहीं से गुड्स खरीदना है, तो मैं वहां से गुड्स लेने जाऊंगा, तो अब मेरे पास पैसे तो है नहीं, क्योंकि मैंने गुड्स जो बेचे वो उधारी में बेचे, आई डू नॉट हैव मनी. So this bill I can use as a source, as a medium of exchange of goods. Barter system होगा. I will give this bill and I will take money. And this acceptor, Sameer, is liable to pay the amount to whoever possesses the bill on maturity. क्योंकि ये इसको हमने क्रेडिट पे बेचा है, तो सपोज हमने 3 months का क्रेडिट दिया है, तो आपको बहुत सारी चीजें इस चैप्टर की पता है, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ इस चैप्टर में. 3 months का क्रेडिट दिया और हमने मान लीजिए गुड्स बेचे 1 जनवरी को, 1 जनवरी 2021. इसमें 3 months अपन ऐड करेंगे, तो डेट आएगी अप्रैल 4. पहले अप्रैल 1 आएगी, फिर उसमें अपन 3 days ग्रेस के ऐड करेंगे. आपको किसी को अगर कोई चीज में दिक्कत आए तो मुझे बता देना बेटा. हाँ चूंकि हम एक बार पढ़ चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको स्पीड अप कर रहा हूं. 3 days ऑफ ग्रेस, 3 days ऑफ ग्रेस मिलाते हैं तो ये हो जाता है अप्रैल 4. अप्रैल 4 को बिल की मेच्योरिटी डेट होगी. अब मेच्योरिटी पे समीर इज लाइबल टू पे द अमाउंट टू whosoever is the owner of the bill, and owner of the bill on maturity is called payee. एक पार्टी और होती है जिसको अपन बोलते हैं पेई. पेई इज अ थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी भी नहीं बोलते अपन इसको, वो भी गलत होगा बोलना. पेई इज अ पर्सन who holds the bill on maturity. जिसके भी पास बिल होगा वो पेई कहलाता है, और पेई के पास बिल के लीगल राइट्स होते हैं, ओनरशिप होती है. ही विल रिसीव द मनी. सो पेई इज द पर्सन हु विल रिसीव मनी ऑन ड्यू डेट.
तो मैं आपको बता रहा था कि हेमंत को मान लीजिए गुड्स खरीदना है, तो हेमंत मान लीजिए शरद के पास जाता है, शरद से कहता है कि मुझे गुड्स चाहिए। तो शरद अब सेलर बन गया, हेमंत अब बायर का रोल प्ले कर रहा है। तो क्या होगा, शरद से गुड्स आएंगे हेमंत के पास, और ये जो बिल है ये हेमंत के पास से चला जाएगा शरद के पास, तो शरद बन जाएगा बिल का पे। 4 अप्रैल को कौन किसको पैसे देगा, तो 4 अप्रैल को समीर विल पे द अमाउंट टू शरद, राइट। सो व्हाट हैपेंस, मेनली देयर आर 3 थिंग्स टू बी अंडरस्टूड। एग्जामिनेशन पर्पस से ड्रॉई, ड्रॉअर, पेई, एंडोर्सी, एंडोर्सर, और एंडोर्समेंट, इनकी डेफिनेशंस याद कर लेना बेटा आप, है ना। यस सर। सर जी सर अगर एग्जाम में हमको ड्यू डेट बोलते हैं तो हम बाय डिफॉल्ट उसे मैच्योरिटी डेट लेके चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बाय डिफॉल्ट उसको मैच्योरिटी न्यूमेरिकल्स के लिए, है ना। लेकिन कभी ऐसा सवाल थ्योरी में पूछ ले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्यू डेट एंड मैच्योरिटी डेट, in that case you will have to say that due date is before grace days and maturity date is with grace days. but सवाल में, न्यूमेरिकल में, जर्नल एंट्रीज बनाते समय बाय डिफॉल्ट उसको मैच्योरिटी डेट को ड्यू डेट ही लेना, ठीक है बेटा। सो ये तो हो गई कुछ चीजें, ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई, एंडोर्सर, एंडोर्सी, एंडोर्समेंट। सर जी बेटा, व्हाट इज एंडोर्समेंट? endorsement is a process of transfer of bill by one person to other person. Like Hemant has a bill which he is transferring in favor of Sharad, right? So what I am doing, I am transferring the legal rights of the bill. जो बिल की ओनरशिप है ना, कहां से कहां चली गई बेटा, हेमंत से शरद। शरद के पास। शरद इज अ नेम, हेमंत इज अ नेम, राइट। सो इंडोर्समेंट को अपन बहुत ही कॉमन भाषा में ट्रांसफर बोल सकते हैं बेटा, ट्रांसफर ऑफ बिल बाय वन पर्सन टू अदर पर्सन, गॉट इट। यस सर। सो मैंने गुड्स बेचे थे, मैं हूं हेमंत, मैं इसमें ड्रॉअर का रोल प्ले कर रहा हूं। समीर ने गुड्स खरीदे थे, समीर ड्रॉय का रोल प्ले कर रहा है। अब मैंने बिल शरद के फेवर में इंडोर्स कर दिया तो शरद पे ही हो गया। मैं इंडोर्स कर रहा हूं तो मैं इंडोर्सर हो गया। पेई और इंडोर्सी एक ही होते हैं, तो शरद इंडोर्सी भी कहलाएगा, शरद पेई भी कहलाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। एक होता है बिल रिसीवेबल, एक है बिल पेएबल, एक होती है बिल की ड्यूरेशन जिसको बोलते हैं टेनर ऑफ द बिल। So जी बेटा, the one who has the bill on maturity date is the pay or endorsee, right? पेई और इंडोर्सी, यस यस, Okay. they are the synonyms to each other, right? Pay is the person who has the legal authority to receive amount either on his own behalf or on behalf of somebody else, right? So ड्यूरेशन हो गया टेनर, टेनर मतलब 3 months 2 months। फिर इसमें अपन जोड़ते हैं ग्रेस डेज, ड्यूरेशन जोड़ के बनता है ड्यू डेट, ड्यू डेट में ग्रेस डेज जोड़ा जाता है तो बनता है मैच्योरिटी डेट। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद करने। Another very important point to be remembered is, suppose a bill is drawn on say 23rd November,
2021 for a period of 2 months. So can you tell me what will be the maturity date and due date of the bill? 23rd Jan will be due date, and plus 3 days it will be maturity. 26 So January. 23rd January will be the due date and 3 days अगर मैं इसमें ऐड करूं बेटा ग्रेस के तो it will become 26th January. अब 26 जनवरी आ रहा है ना बेटा अभी. So but it's national holiday, so its maturity date will be 25th January. It's a Republic Day. So if the maturity date falls on a public holiday, ये रूल ध्यान रखना, if maturity date falls on which date? Public holiday, right? Then what do we do? Previous day before will be the maturity date. Yes, previous day. 1 day before is called the maturity day. 1 day before will be the maturity. In case of public holiday, known holiday, there are only 3 known holidays in our country. One is 26th January, which is a Republic Day. Another one is 15th August, which is a Independence Day. And third and last is October 2, which is a national holiday, Gandhi Jayanti. So इन 3 दिनों पर हमको अगर कोई बिल ड्यू होता है तो उससे एक दिन पहले लेना. लेकिन अगर मेच्योरिटी डेट फॉल्स ऑन अ सडन हॉलिडे, मेच्योरिटी डेट फॉलिंग ऑन सडन या सडनली डिक्लेयर्ड हॉलिडे, like due to curfew or due to any other reason, if the holiday is declared, then what will be the rule? Next day. Yes, next working day will be considered as maturity date. इसमें संडे वनडे नहीं गिनते हैं, ऐसा नहीं कि संडे हॉलीडे आता है तो फिर मंडे, ऐसा नहीं. एवरी संडे, एवरी मंथ विल हैव 4 संडेज. तो संडे को एटीएम वगैरह सब और ये सब मतलब बहुत सी मार्केट भी चालू रहते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि संडे इज अ हॉलीडे बट नॉट अ नॉन वर्किंग डे. इट कैन बी अ वर्किंग डे कंसीडर्ड. So only 3 important holidays are taken into consideration. सर हाँ जी बेटा. सर अगर सडन हॉलीडे का आता है तो फिर वो क्वेश्चन में मेंशन रहता है. मेंशन रहेगा that on the day of maturity there was a curfew declared और भारत बंद called by किसान्स ऑफ पंजाब, राइट. तो फिर उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि ये सडन हॉलीडे की बात कर रहे हैं, तो उसका अगला दिन है ना. जैसे 26 जनवरी को अपन ने 25 लिया, उसकी जगह 27 लेंगे अगर ऐसा होता है. ठीक है. ओह वेरी गुड. सो ये है इसकी बेसिक थ्योरी, ये पॉइंट याद रखना आप. दूसरा इसमें अब इम्पोर्टेंट ये है कि ड्रॉअर ऑफ द बिल, हु इज द ओनर ऑफ द बिल. ड्रॉअर मेकर होता है, ड्रॉअर सेलर होता है. कैन यूज बिल इन फॉलोइंग 4 ways. 4 तरीके से वो बिल को यूज कर सकता है बेटा. कितने तरीके से? 4 तरीके से. कौन कौन? सर एक डाउट था. बोलिए ना. सर आप बिल ऑन साइड और डिमांड एक बार बता दीजिए. बिल्कुल बता देता हूँ, बिल्कुल बता देता हूँ. 2 मिनट रुक जाओ. ड्रॉअर कैन यूज बिल इन फॉलोइंग 4 ways. Number 1, he can retain
रिटेन मतलब अपने पास रखे, ही कैन रिटेन द बिल टिल मेच्योरिटी, मतलब वो बिल अपने पास ही रखता है आखिरी तक। ही हिमसेल्फ इज द ड्रॉअर एंड ही हिमसेल्फ इज द पेई। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं आपको कि हेमंत सोल्ड गुड्स टू समीर, तो मैं बन गया सेलर, ये बन गया बायर, मैंने बिल बनाया तो मैं मेकर भी हूं, इसलिए मैं ड्रॉअर भी हूं। ये बिल एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ये ड्रॉई बन जाएगा। अब क्या हुआ, हेमंत ने बिल अपने पास ही रखा, बिल रिटेन्ड। ये मान लीजिए केस आपको मिला क्वेश्चन में। अगर बिल रिटेन्ड है तो पेई कौन है, पेई भी हेमंत खुद है। हेमंत केप्ट द बिल टिल द एंड, टिल मैच्योरिटी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई, तो ड्रॉअर कौन हो सकता है? पेई भी बन सकता है कि नहीं ड्रॉअर, बताओ। कैन Yes, द sir. ड्रॉअर बी पेई? Yes, sir. Yes. Under what circumstances? When the bill is retained. When the bill is retained. So, if I am retaining the bill till maturity, there is no third party involved in it, only between Hemant and Sameer, the transaction is over. The drawer can also, he can submit the bill Sir. to his banker for collection purpose. हाँ बेटा बोलो। So the drawee can be pay, right? How will the drawer be the pay? देखो पेई का मतलब आप ये तो नहीं समझ रहे जो पैसे देगा? Yes, बताओ। sir. हाँ तो आप गलत समझ रहे हो, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। पेई अगर पैसे देगा तो फिर लेने वाले को ले ही बोलेंगे क्या? पेई और ले ही दो पार्टी हो गई क्या? No, sir. नो, पेई का यहाँ मीनिंग है बड़ा सिंपल, वन हु इज गोइंग टू रिसीव द अमाउंट। ठीक है बेटा? Okay, आप sir. एक काम करिएगा, चेक अगर आपने देखे हो, पापा की चेकबुक मांगना, Yes, sir. चेक को देखिएगा आप, चेक पे यहाँ पर लिखा रहता है पे टू। तो मैंने मान लीजिए एक चेक बनाया, और ये चेक बनाया मैंने मान लीजिए मिस्टर राहुल के नाम से, राइट? तो अब राहुल को इसके पैसे मिलेंगे ना, जिसका नाम लिखा है यहाँ पे। So he is the pay. हाँ, ही इज द पे। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, ऐसी दो क्रॉस लाइन खींच के लिख देता हूँ अकाउंट पेई। मतलब ये जो बंदा है इसी के अकाउंट में ही पैसे जाने चाहिए, इसको काउंटर पे से कैश नहीं मिलेगा। और अगर ये चेक गुम भी गया तो जिसको ये चेक सड़क पे पड़ा हुआ मिलेगा उसके किसी काम का नहीं है, क्योंकि अगर वो राहुल नहीं तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। तो पे मीन्स द पर्सन हु receives the amount. Got it बेटा? Yes, sir. Very good. So अब सेकंड बता रहा था मैं, he can submit the bill to his banker for collection purpose. अब क्या होता है कि businessman, ultimately is a businessman, very busy man. Many a times he may forget to actually go and take money from the drawing. भाई हेमंत एक ट्रेडर है, तो ट्रेडर कोई एक ही बंदे से थोड़ी ट्रांजैक्शन करता है। अगर मैं ट्रेडर हूं तो मेरे 50 बायर्स होंगे कि नहीं होंगे, 50 कस्टमर्स होंगे कि नहीं होंगे, बताओ आप। Yes, sir. अब मेरे 50 कस्टमर्स हैं और अलग अलग लोगों ने मुझे अलग अलग बिल दिए हैं, और किसी का बिल 12 जनवरी को, किसी का बिल 15 जनवरी को, किसी का बिल
10 अप्रैल को ऐसे अलग अलग ड्यू हो रहे हैं, तो बहुत सी बार ऐसा हो जाता है बेटा कि अपने लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता ये सब याद रखना। जैसे अपन घड़ी में अलार्म लगा के सोते हैं ना उठने के लिए, तो क्या हम बिना अलार्म के नहीं उठ सकते क्या? उठ सकते हैं, लेकिन हमारा रूटीन जो है कभी कभार इतना खराब होता है, टायर्ड होते हैं हम, तो उठना पॉसिबल नहीं होता, तो हम अलार्म का यूज करते हैं। वैसे ही हम अपने बैंक का यूज कर सकते हैं कि बैंक को बोलें कि लुक बैंक, दिस इज अ बिल और दिस इज अ सेट ऑफ 100 बिल। 100 बिल आ गए मेरे पास और सबकी अलग अलग ड्यू डेट है, तो मैंने सारे के सारे 100 बिल बैंक को हैंड ओवर कर दिए और उनको ड्यू डेट की एक लिस्ट बना के दे दी और बैंक को अपॉइंट कर दिया कि अब आप हर बार जब कोई बिल ड्यू होगा तो मेरे बिहाफ पे यू विल गो टू द ड्रॉई, कलेक्ट मनी and put it in my account, and whatever charges you take for this service, I am okay with it, you can debit those charges to my account। तो मेरा हेडेक खत्म हो गया, मैं अपने बिजनेस पे ध्यान दे सकता हूँ। इसको बोलते हैं आउटसोर्स कर दिया मैंने, राइट। आजकल जैसे वेडिंग्स में नहीं देखते हो कि घर में शादी है तो अपन पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे देते, कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिजेस का काम चल रहा है आजकल। कैटरिंग पूरा दे दिया, डेकोरेशन पूरा दे दिया, हॉस्पिटैलिटी पूरा दे दिया, तो आप देखोगे कि दूल्हे के मम्मी पापा और दुल्हन के मम्मी पापा और सारे रिलेटिव्स मजे में डांस कर रहे हैं, गेस्ट को रिसीव कर रहे हैं, फूड एंजॉय कर रहे हैं। नहीं तो पहले समय में ये होता था 10-15 ईयर्स और 20 ईयर्स एगो, ये सब काम घर के लोग ही मिलके करते थे। तो जो केटरिंग है वहां पर अंकल बैठे हैं, ताऊ जी पूरा टाइम देख रहे हैं वो खाना ठीक बना रहा है कि नहीं बना रहा है, और डेकोरेशन का सामान अंकल लेके आ रहे हैं, तो मतलब दे वर अनेबल टू एंजॉय द मैरिज फंक्शन। बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, नाउ एवरीथिंग इज बीइंग आउटसोर्स्ड, यू बी हैप्पी एंड सेलिब्रेट द फंक्शन दैट इज हैपनिंग। तो हम भी एक काम करें ना, बिल का कलेक्शन आउटसोर्स कर देते हैं, हमारी बैंक को बोलते हैं यू गो टेक मनी, पुट इट इन माई अकाउंट एंड टेक योर चार्जेस जो भी हैं, तो अपना काम बच जाएगा। इसको बोलते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन, राइट बेटा? सर हाँ जी। सर देन फिर इसमें हमारा बैंक जो होगा वो पे बन जाएगा, तो हम इसको भी इंडोर्समेंट बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, आपने बिल के लीगल राइट थोड़ी ट्रांसफर करे, बिल को तो बैंक को तो आपने सिर्फ पोस्टमैन बनाया है। जैसे आपने मान लीजिए बोला अपने ड्राइवर को कि जाओ मेरी फ्रेंड के यहाँ से चॉकलेट बना के रखी है उसने मेरे लिए, लेके आओ, तो चॉकलेट ड्राइवर भैया की हो गई क्या बेटा? बोलो। तो नहीं, तो वो तो एक खाली पोस्टमैन का काम कर रहा है, मिडिल मैन का। तो बैंक क्या काम कर रही है? जस्ट अ हेल्पर। ऑन योर बिहाफ बैंक विल गो टू दैट पार्टी, कलेक्ट मनी, पुट इन योर अकाउंट, आपको मिलेंगे पैसे। बैंक इज नॉट पे, इट इज नॉट एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट लिटरली इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम previous owner to the new owner, understood? सर वेरी गुड। तो बैंक इसमें पे ही नहीं बनता बेटा, इसमें भी आपको मैं बता दूं यहाँ पर लिख के कि अगर मैंने बिल इंडोर्स किया है, कलेक्शन पे भेजा है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, तो ध्यान देना, हेमंत द ड्रॉअर, Sameer the drawing, and Hemant is payee also because money will come in his account. Who will collect? Bank will collect. So bank is just a helper, a facilitator. बैंक कौन बनेगा यहाँ पर? फैसिलिटेटर, हेल्पर। दो वर्ड होते हैं, एक फेलिसिटेट होता है और एक फैसिलिटेट होता है।
पता है क्या आपको ये दोनों वर्ड्स का डिफरेंस क्या है? यस सर। व्हाट इज फेलिसिटेशन? ऑनरिंग समवन। हाँ, ऑनर करते हैं ना मंच पे, वो स्टेज पे बुला के बुके और मेडल वगैरह देना, उसको फेलिसिटेट करना है, ऑनर करना। और एक होता है फैसिलिटेशन। फैसिलिटेट्स में बैंक इज वर्किंग एज ए फैसिलिटेटर, दैट इज इट इज वर्किंग एज ए हेल्पर बिटवीन यू एंड योर ड्राइंग। तो पैसे किसको मिलेंगे बेटा? हमको ही मिलेंगे, हमारे ही अकाउंट में आएंगे। हाँ, लेकिन बैंक इसके लिए क्या करेगा? चार्जेस लेगा। आजकल तो आपने देखा होगा लोग कार्ड्स वगैरह भी खुद नहीं बांटने जाते हैं, इंपॉर्टेंट कार्ड्स खुद बांटते हैं और बाकी 500 कार्ड किसी कुरियर एजेंसी को देते हैं, वो घर घर जाके देते हैं। हैव यू सीन दिस काइंड ऑफ सिस्टम एंड कस्टम इन आवर कंट्री? यस। हाँ, और अभी 2 साल से तो व्हाट्सएप मैसेजेस ही चल रहे हैं इनविटेशन में। बढ़िया वो डिजिटल कार्ड बनता है, भेज दो और एक बढ़िया सा कॉमन मैसेज बना के भेज दो। तो वो पर्सनल टच अब नहीं रहा, बहुत कम हो गया। एनीवेज, अपने को इमोशनल नहीं होना है। तो ये दूसरा पॉइंट समझ में आ गया बेटा आपको? अब तीसरे Yes. तरीके से कहाँ वो यूज कर सकता है? ही कैन endorse or transfer the bill in favor of his creditor. मतलब ये हो गया कि ऑलरेडी हेमंत हैज टू पे सर्टेन अमाउंट टू समबडी. सो व्हाट इज हेमंत डूइंग? Transferring the bill. हाँ, राइट, बिल एंडोर्स्ड. अब एक है हेमंत, एक है समीर, और एक मान लीजिए बंदा और है शरद. अब शरद मेरा क्रेडिटर है, बिकॉज मैं इससे गुड्स लेता हूं और इसको बेचता हूं, ऐसा मेरा काम चलता है. राइट, हेमंत इज बायर एज वेल एज सेलर. आई एम परचेजिंग फ्रॉम शरद एंड सेलिंग इट टू अदर पार्टीज. तो मैंने बिल ड्रॉ किया है, मैं ड्रॉअर हूं. समीर ने बिल एक्सेप्ट किया है, वो ड्रॉई है. और शरद के फेवर में बिल इंडोर्स हुआ है, तो शरद कौन बन गया यहां पर? इंडोर्सी या फिर पेई. अब बिल के लीगल राइट्स इधर ट्रांसफर हो गए. मास्टर ऑफ बिल, ओनर ऑफ बिल ये हो गया. तो पेई कब बदलता है? जब बिल इंडोर्स्ड होता है तब बदल जाता है. एंड यू नो, एनी नंबर ऑफ इंडोर्समेंट्स आर अलाउड इन द बिल. आप 4-4, 5-5 बार इंडोर्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू जस्ट हैव टू मेक अ नोट and attach it to the bill, and please inform Samir because ultimately he has to pay the amount. हेमंत और समीर कनेक्टेड थे. अब हेमंत ने बिल शरद को दे दिया, तो हाउ विल समीर नो दैट बिल इज विथ शरद? सो यू नीड टू इन्फॉर्म समीर ऑल्सो दैट द बिल इज नाउ विथ शरद. शरद अगर ये बिल आगे किसी और को देता है तो वो फिर वापस समीर को इन्फॉर्म कर देगा. ऐसे इंडोर्समेंट होता जाएगा, पेई बदलते रह सकता है. फाइन. ये एक मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है बिल का, जहां आपको पैसे नहीं देना पड़ते और आप गुड्स ले सकते हो. बार्टर सिस्टम तो नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन आपको उस समय पैसे नहीं देना. राइट, I have to take 10,000 from Samir and I want to purchase goods of 10,000 from Sharad. So the same bill I can hand over to Sharad. Negotiable instrument. Bill is a negotiable instrument, transferable instrument. It can be conveniently transferred between the various parties who are already in ट्रेड रिलेशंस विथ ईच अदर. हाँ, ये नहीं हो सकता कि आप बिल किसी को
अपने ट्यूशन टीचर को फीस देनी है तो बिल टिका दिया, या सब्जी लेनी है सब्जी वाली से तो उसको बिल टिका दिया। ऐसे हर जगह बिल करेंसी नोट जैसा नहीं चलता। बिल इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ करेंसी, राइट? सो इट इज जस्ट यूजफुल in a particular circle in known trade relations or wherever there is a acceptability of the bill। आपको पूछना पड़ेगा भैया आप बिल लेते हो क्या? हाँ, अगर वो लेता होगा तो आप उससे एक्सचेंज कर लीजिए। जैसे हमने पूछते हैं क्या कहीं जाके, पेटीएम कर दे, गूगल पे कर दे, फोन पे से पैसा दे दे, तो अगर वो ऑप्शन उसके पास होता है तो हम दे दें। तो हम जहां से भी कुछ सामान लें, सर्विसेस लें, पूछ लें कि बिल लोगे क्या, वो कहता है ओके तो दे देंगे। And fourth is he can discount the bill from his banker। वो अपने बैंकर से बिल का डिस्काउंटिंग करा सकता है। डिस्काउंटिंग का मतलब होता है एनकेशमेंट ऑफ बिल बिफोर मेच्योरिटी, यानी मेच्योरिटी से पहले अगर आपको पैसे चाहिए, यू आर इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी, वेयर विल यू गो? सो यू कैन इजीली डिस्काउंट करा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हेमंत, समीर, अब मैंने क्या किया, गुड्स बेचे, मैंने अपनी बुक्स में लिखा समीर टू सेल्स 10,000 rupees, this is done on January 1। समीर अपने यहाँ लिखेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हेमंत, राइट? फिर क्या होगा, अभी तो ये उधारी का ट्रांजैक्शन हो गया, हेमंत को टेंशन हो गया, गुड्स तो गए, पैसे आए नहीं, तो हेमंत ने एक बिल बनाया, बिल बना के समीर को दिया, समीर ने एक्सेप्ट करके हेमंत को दिया, हेमंत के यहाँ पर एंट्री आ गई बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू समीर, राइट? हमारे पास एक बीआर आ गया। जो हमारे लिए बीआर है वो समीर के लिए क्या है? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल हो गया, वेरी गुड। ये हो गया साहब। अब मेरे पास बिल आ गया, लेकिन बिल का क्या मैं अचार डालूं? बिल तो एक कागज का टुकड़ा है, इसका ना मैं अचार बना सकता है ना मुरब्बा बना सकता। बनते दोनों ही टेस्टी है, पराठा हो तो खा सकते हैं, लेकिन मुझे ना अचार खाना है ना मुरब्बा, मुझे पैसे चाहिए, पैसे। लेकिन अब बिल की ड्यूरेशन है 3 मंथ्स, तो मेच्योरिटी डेट आएगी अप्रैल 4, तो मुझे पैसों के लिए कब तक वेट करना पड़ेगा? अप्रैल 4 तक। लेकिन अभी मुझे कल ही चाहिए पैसे, तो क्या करूं? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अगर सरकार ने बनाया है तो सरकार को इसकी जिम्मेदारी भी लेना पड़ेगी। तो आरबीआई ने अपनी अपनी बैंक्स को इंस्ट्रक्ट किया है कि खबरदार, अगर किसी ने मना किया तो, अगर कोई बंदा आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज लेके आता है जो सिस्टमेटिकली तरीके से बना हो, तो उस बिल के बदले आप उसको इंस्टेंट कैश दे सकते हो इन द फॉर्म ऑफ लोन, और उस पे जितना इंटरेस्ट का नॉर्मल रेट है वो आप कट कर लीजिएगा, बाकी अमाउंट उसे पे कर दीजिएगा, और जिसने भी वो बिल साइन किया उससे फुल अमाउंट रिकवर कर लेना। तो मुझे अगर अर्जेंटली पैसे आज, हाँ जी बोलो। सर गलती से ऑन किया। अच्छा, if I am in urgent need of money today, where should I go? To the बैंक। मैं बैंक के पास जाऊंगा तो अब होगा क्या? अब पार्टी कितनी हो गई? हेमंत, राइट, समीर और बैंक। अब जो बिल मुझे मिला है मैं किसको दे दूंगा? और बैंक से मैं पैसे ले लूंगा, तो बैंक बन जाएगा पेई। समीर तो वही रहेगा ड्रॉइंग, मेरा रोल था ड्रॉअर का, अब मेरा रोल खत्म हो गया।
मैंने बैंक से एडवांस उठा लिया। ड्यू डेट पे हु विल पे अमाउंट टू होम? समीर इंस्टेड ऑफ पेइंग अमाउंट टू मी विल हैव टू पे टू बैंक। अब मुझे तो पैसे चाहिए इंस्टेंट मनी, तो मैं गया बैंक में, मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे। बैंक पूरे पैसे नहीं देगा बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ लोन गिवन बाय बैंक टू यू। डिस्काउंटिंग इज अ काइंड ऑफ एडवांस टेकन ऑन कोलेट्रल ऑफ बैंक। कोलेट्रल समझते हो क्या बेटा? यस सर। कोलेट्रल ऑफ बिल यानी मॉर्टगेज ऑफ बिल, इसको हम हिंदी में गारंटी बोलते हैं। इस गारंटी, बिल गिवन एज गारंटी and we take in advance. So since bank is giving you money now and bank will get it back on April 4, so in a way bank is giving you a loan for a period of 3 months. तो आपसे बैंक 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेगा, उसको इस चैप्टर की भाषा में बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बिल रिसीवेबल। अब 10,000 का बिल है, देखो मुझे 10,000 पूरे तो नहीं मिलेंगे। मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% चल रहा है, तो ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा। 10,000 का बिल है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और लोन हम ले रहे हैं 3 मंथ्स के लिए, P इंटू आर इंटू टी। तो इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है 150 रुपीज। तो बैंक क्या करेगा, 150 कट करके 9850 आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर देगा, आप उसे विड्रॉ कर लीजिए, राइट। और जब ड्यू डेट आएगी, मैच्योरिटी डेट आएगी, उस दिन बैंक किससे वसूल कर लेगा वो पैसे? समीर से, यानी ड्रॉई से। और अगर ड्रॉई उस दिन नहीं देता है तो बैंक फिर हमारी कॉलर पकड़ेगा आके, यानी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती है, डिफर हो जाती है, पोस्टपोन हो जाती है कि समीर इज लायबल टू पे। बट अगर समीर ने बिल को डिसऑनर कर दिया तो फिर हेमंत बाबू आप गए, बैंक तो आपसे लेगा, फिर आप समीर से अपनी लड़ाई लड़ते रहना। तुम्हें पैसे 6 महीने बाद मिले, साल भर बाद मिले, या तुम्हारा पैसा डूब जाए, बैंक हैज नथिंग टू डू विद दिस। बैंक ने आपको एक शर्त पे लोन दिया था that on April 4 Samir will pay the amount to bank. If Samir fails to pay, Hemant will undertake to pay the amount. So responsibility remains on my shoulder. If Samir refuses, I will have to pay. But फिर मुझे समीर से लीगली वसूल करने का राइट मिल जाएगा। समझ में आई क्या बात बेटा आपको इतनी सारी?